मेरी और मेरी सीईओ पत्नी दोनों का एक साथ पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसके सारे संपर्क नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए। इस जन्म में चाहे मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही क्यों ना बितानी पड़े, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता था। पिछले जन्म में उसकी खूबसूरती के लालच में मैं उससे शादी कर बैठा था, लेकिन शादी के बाद मुझे उसके प्यार का एक कतरा भी नहीं मिला। उल्टा हर दिन मुझे उसके ताने और ठंडी बातें सहनी पड़ती थी। यहाँ तक कि मरने से पहले भी मैं उससे एक बार पति कहलाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। जिस दिन उसका अपहरण हुआ था, उस दिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ मैं बिना सोचे समझे उसके लिए खड़ा हुआ और उसकी जगह उस बर्फ जैसे ठंडे पानी वाली कैद में बंद हो गया। लेकिन जब फिरौती की रकम इकट्ठी हो गई, तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पहले प्यार शिहाव को चुन लिया। मैंने ना रोना धोना किया, ना कोई हंगामा। मैंने बस शांत स्वर में उससे पूछा, मुयुये, अगर उस समय तुमसे शादी मैंने नहीं की होती तो क्या तुम ज्यादा खुश होती? उसकी पलकें हल्के से कांपी। आखिर में उसने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, सॉरी। फिर वह शिहाव का हाथ पकड़कर मुड़ गई। उस पल मैं मुस्कुरा दिया। इन 10 सालों में मैं उससे न जाने कितनी बार सॉरी सुन चुका था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर में नतीजा यही होगा। आखिरी क्षण में मैं उस गोली के सामने खड़ा हो गया जो उसकी ओर तनी हुई थी। मेरे खून से सने होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। बधाई हो, अब तुम्हारे और उसके बीच कभी मैं नहीं आऊंगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस दिन लौट आया था जिस दिन मैंने मुझे यूए को अपने प्यार का इजहार किया था। तभी मेरे पिता की आवाज कानों में पड़ी, थोड़ी देर में यूए आने वाली है, अच्छे से तैयार हो जाओ, ये स्पोर्ट्स वाले कपड़े बदल लो। मैंने अनजाने में अपनी छाती को छुआ जहां पिछले जन्म में गोली लगी थी। कुछ देर तक मैं बिल्कुल चुप बैठा रहा। मैं सचमुच पुनर्जन्म ले चुका था। आज वही दिन था जब मुयुए सी परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आने वाली थी। अगर यह पिछला जन्म होता तो मैं तुरंत उठकर तैयार हो जाता और उसके सामने अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने की कोशिश करता। आखिर कॉलेज के 4 सालों में हर कोई जानता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, सिर्फ वही नहीं जानती थी। इसीलिए जब पिछले जन्म में उसने सी परिवार के इतने सारे लड़कों में से मुझे चुना था तो मुझे लगा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन इस बार मैंने बस अपने बिखरे हुए बाल खुजाए और एक जम्हाई ली। ठीक है, आप जाइए, अच्छे से तैयार हो जाना। यूए को गंदे और लापरवाह लड़के पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। पिता संतुष्ट होकर कमरे से बाहर चले गए। उन्हें लगा कि मैं जरूर मिसी है, यूए के लिए खुद को सबसे बेहतरीन दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वे गलत थे। पिछले जन्म की शादी ने मुझे सिखा दिया था कि कुछ खुशियां कभी हमारी किस्मत में नहीं होती। हालांकि सी और मू परिवार की शादी से दोनों परिवारों को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन मिशिए यूए ने कभी दिल से मुझ पर मुस्कुराया तक नहीं। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी उसने मुझे कभी पति नहीं कहा। एक बार तो उसने रोते हुए मुझसे कहा था, क्या मुझे सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ फंसे रहना पड़ेगा? मैंने भी उससे पूछा था, अगर तुम मुझसे पहले मिली होती तो क्या तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करती जितना शिहाव से करती हो? मुझे कभी जवाब नहीं मिला, लेकिन उसका एक सॉरी ही सब कुछ बता चुका था। जब खुशी जबरदस्ती नहीं मिल सकती तो बेहतर है कि हम दोनों अपनी अपनी राह पर चलें। ठीक उसी समय मुझे याद आया कि हांगकांग में एक बहुत बड़ा बिजनेस मौका मेरा इंतजार कर रहा है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। 10 साल बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ने वाली थी। अगर अभी जाकर उसे हासिल कर लूं सोमा यहीं बसा तो सही समय होगा। मैंने अपना सामान पैक किया, फिर मोबाइल उठाया। वॉलपेपर पर लगी मोयूए की मुस्कुराती तस्वीर ने मेरी आंखों में चुभन पैदा कर दी। तो बिना मुझसे शादी किए हुए वह इतनी खुश और चमकदार मुस्कुराती थी। मुझे पिछले जन्म की उसकी आंसुओं भरी आंखें याद आ गईं। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और शिहाव का चैट बॉक्स खोला, फिर उसे मैसेज भेजा, जल्दी जाओ और मुझसे यूए को प्रपोज कर दो। शिहाव ने कुछ ही देर में एक प्रश्न चिन्ह भेज दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज वही दिन है जब वह सी परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आ रही है। वह तुम्हारे अलावा किसी और आदमी को पसंद नहीं करती, यह बात तुम भी जानते हो। हालांकि शि परिवार भी सी परिवार की एक शाखा माना जाता था, इसलिए अगर मुशीनान यूए उसे चुनती तो तकनीकी रूप से दोनों परिवारों की शादी ही कहलाती। लेकिन शी परिवार उस समय दिवालिया होने की कगार पर था। उससे शादी करके मोयूए को कोई व्यावसायिक फायदा नहीं मिलने वाला था। इसी वजह से पिछले जन्म में मैंने और मेरे पिता ने मिलकर शी परिवार को उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया था। मैं मानता हूं कि उसमें मेरा स्वार्थ था, क्योंकि मैं जानता था अगर शिहाओ वहां मौजूद होता तो मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन बाद में मोयूए ने रोते हुए मुझसे कहा था, सीशेंग, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हो चुकी हूँ, अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन सच यह था कि मैं बिल्कुल खुश नहीं था। इस जन्म में मैं उन दोनों को मिलाने का फैसला कर चुका था। मैंने खुद को साधारण कपड़ों में छिपाया और मेहमानों की भीड़ में मिल गया। फिर दूर से मुटेतन बात यूए को देखा। वह बिल्कुल पिछले जन्म जैसी ही लग रही थी। उसकी नजरें ठंडी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शिहाओ के अलावा कोई भी पुरुष उसकी आंखों में जगह नहीं बना सकता। जब आखिरी चचेरे भाई को भी उसने मना कर दिया तो वह थोड़ा अधीर होकर मेरे पिता की ओर देखने लगी। अंकल सी, क्या सभी लोग आ चुके हैं? पिता मुस्कुराए, अभी एक लड़का बाकी है। यूए, थोड़ा इंतजार करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। वह सीधी बैठी रही। उसकी नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। पिछले जन्म में भी वह ऐसे ही दरवाजे को देखती रही थी, अपने दिल के इंसान के आने का इंतजार करती हुई। लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आया था। आखिर में उसने मेरी ओर इशारा करके कहा था, तो यही सही। बस एक लापरवाही से बोला गया फैसला, और मैं उसी फैसले के लिए सालों तक उसके लिए जान देने को तैयार रहा। मैंने शिहाओ को फिर मैसेज भेजा, अब तक क्यों नहीं पहुंचे? अगले ही पल मुख्य दरवाजा खुल गया।
शिहाओ अंदर आया। उन दोनों की नजरें मिली, जैसे पिछले जन्म में भी उन्हें इसी पल मिलना चाहिए था। मैंने हल्की मुस्कान दी, टोपी नीचे खींची और चुपचाप मुड़कर वहां से निकल गया। मुयुए, अब मेरे बिना तुम सच में खुश रह सकोगी। मैंने मन ही मन उसे बधाई दी, लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। सभी मेहमान हैरान रह गए। आखिर कौन नहीं जानता था कि शिहाओ उसका पहला प्यार था, लेकिन उस समय तक मैं वहां से जा चुका था। मुझे वहां की स्थिति का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि शिहाओ भी स्तब्ध रह गया। यूये, तुमने सी परिवार के सभी लोगों को मना कर दिया। अगर मुझे भी नहीं चुन रही हो तो फिर किसे चुनोगी? मुत्या तो यूये ने मेरे पिता की ओर देखा। अंकल, क्या आशंग नहीं आया? मेरे पिता चौंक गए। मो यूये हमेशा मुझे पूरे नाम से बुलाती थी। यह पहली बार था जब उसने मेरा सरनेम हटाकर सिर्फ आशेंग कहा था। वह अभी कुछ काम से बाहर गया है। मो यूये एकदम ठिठक गई। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे सगाई करने से भी ज्यादा जरूरी है? मेरे पिता के माथे पर पसीना आ गया। कोई बात नहीं। मुसुओ यूये फिर से बैठ गई। मैं उसका इंतजार करूंगी। मेरे पिता मजबूर होकर मुस्कुराए। यूये, यहाँ इतने अच्छे लड़के हैं, तुम उसी का इंतजार क्यों कर रही हो? मुझे यूये ने बिना झिझक जवाब दिया। मुझे सिर्फ वही चाहिए। जब वह वापस आएगा मैं उसी से सगाई करूंगी। मेरे पिता ने फिर माथे का पसीना पोंछा। यूये, इंतजार मत करो। क्यों? मुझे यूये ने हैरानी से पूछा। क्या वह मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करता था? मेरे पिता भी पहले यही सोचते थे, लेकिन जब मैंने अपना सामान पैक किया और उनसे विदा लेने गया, तब उन्हें पहली बार समझ आया कि मैं सच में सब छोड़कर जा रहा हूँ। माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया था। मेरी बिजनेस योजना और मेरे दिल की बात सुनने के बाद आखिर में उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहूँगा यूये को क्या जवाब दें। तभी शिहाओ खुद को रोक नहीं पाया। वह बोला, यूये, वह तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। तुम उसके झांसे में मत आओ। अगर यकीन नहीं है तो ये देखो। यह कहकर उसने मोबाइल निकालकर हमारी चैट दिखा दी। मो यूये ने चैट पढ़ी सी भी है। अगले ही पल वह अचानक खड़ी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुम्हें मुझे प्रपोज करने के लिए कहा था। शिहाओ ने सिर हिला दिया। वह तुम्हें उतना पसंद नहीं करता जितना दिखाता था। शायद अब उसे कोई और पसंद आ गया है। नामुमकिन। मो यूये ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। आशेंग मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। मो यूये ने तुरंत मेरे पिता की ओर देखा। अंकल सी, कृपया सच बताइए, आखिर आशेंग कहाँ है? उसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरे पिता कुछ पल चुप रहे, फिर भारी सांस लेकर बोले, यूये, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वह चला गया है। मुझसे यूये का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। चला गया? कहाँ? पिता ने सिर हिलाया। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी। मुझे यूये ने बेचैनी से पूछा। क्या? मेरे पिता ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, उसने कहा कि इस जन्म में वह तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। ये शब्द सुनते ही मुंह यूये का शरीर कांप उठा। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने तुरंत फोन निकाला, कांपते हाथों से मेरा नंबर मिलाया, लेकिन कॉल लगने से पहले ही स्क्रीन पर एक संदेश उभर आया। आपको ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को घूरती रही, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो। फिर उसने दोबारा कोशिश की, और फिर, लेकिन हर बार वही परिणाम आया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। आखिर में वह बुदबुदाई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में उसके लिए अपनी जान तक दे दी थी, वही व्यक्ति अब उससे बात तक नहीं करना चाहता था। उधर मैं पहले ही शहर छोड़ चुका था। काला चश्मा लगाए, सूटकेस खींचता हुआ सड़क किनारे टैक्सी का इंतजार कर रहा था। पास से गुजरते दो लोग बातें कर रहे थे। सुना है आज झांग परिवार की बेटी की सगाई है। हाँ, उसी सी परिवार वाले लड़के से जो सालों से उसके पीछे पड़ा था। मैं हल्का सा हंस पड़ा। सी परिवार वाला लड़का, अब वह किसी के पीछे नहीं पड़ेगा। इस जन्म में मैं खुलकर जीना चाहता था, बिना किसी बंधन के, बिना किसी अधूरे प्यार के। तभी एक और राहगीर बोला, सुना है झांग मैडम ने आज के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। वो सामने सबसे ऊंची बिल्डिंग देख रहे हो, उस पर जो LED स्क्रीन चल रही है, उसका सिर्फ 10 सेकंड का खर्च भी लाखों में है। मैंने अनायास उस दिशा में नजर उठाई। दिल में हल्की चुभन हुई। हालांकि मैं उसे छोड़ चुका था, लेकिन उसे किसी और के साथ खुश देखते हुए शायद अभी भी मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी विशाल स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, और अगले ही पल मैं जड़ होकर वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इंसान मुयुये थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत देर तक रोती रही हो। वह सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। फिर उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी, आशेंग, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने चश्मा थोड़ा नीचे खींचा। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। वह महिला जो पिछले जन्म में मुझसे शादी करके रोई थी, आज पहले से भी ज्यादा दर्द में रो रही थी। सीशेंग, मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। जब तक तुम वापस नहीं आते, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम लौट आए तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लूंगी। मैं कसम खाती हूँ। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही, और मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मुझे लगा शायद पुनर्जन्म के बाद मेरे कानों में कोई समस्या आ गई है, वरना मुतेकम यूये जो पिछले जन्म में मुझसे दूर भागती थी, वह अचानक मुझसे शादी करने की बात कैसे कर सकती थी? मैं वहीं खड़ा रह गया। मुस्सैम, लेकिन यूये की आवाज अब भी विशाल स्क्रीन से गूंज रही थी। आशेंग, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। अगर अभी जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसकी बात खत्म होते ही आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई। मैंने सही सुना ना? देवी जैसी लड़की खुद उस लड़के से प्यार का इजहार कर रही है। सच कहूं तो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। पहले तो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी,
इसलिए वो लड़का पीछे पड़ा रहता था। लेकिन अब लगता है मेहनत रंग ला गई। लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैंने अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन दर्द बिल्कुल असली था। मैंने फिर स्क्रीन की ओर देखा। वहां खड़ी लड़की सचमुच मो यूए ही थी। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया, क्या उसे सच में मुझसे प्यार हो गया है? लेकिन अगले ही पल मैंने उस विचार को जोर से दबा दिया। मैं पागल नहीं था। पिछले जन्म का दर्द मैं अभी तक नहीं भूला था। मेरे हिसाब से मुसीबा यूए बस बहुत व्यावहारिक इंसान थी। शायद परिवार और बिजनेस के फायदे के लिए उसने आखिरकार मेरे साथ समझौता करने का फैसला किया था। यह सोचते ही दिल में तेज दर्द उठा। मैंने जल्दी से टैक्सी रोकी, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मैं जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर जाना चाहता था। लेकिन टैक्सी से उतरने के कुछ ही देर बाद अचानक पीछे से शोर सुनाई दिया। वो रहा, उसे पकड़ो। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो कई लोग मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने कुछ नहीं सोचा, सूटकेस उठाया और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। काफी देर तक भागने के बाद मैं एक छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर में घुस गया। सोचा यहाँ कुछ देर छिप जाऊंगा। लेकिन जैसे ही अंदर गया, दुकान का कर्मचारी मुझे घूरने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। फिर वह जोर से चिल्लाया, हे भगवान, सीशेंग, तुम खुद चलकर यहाँ आ गए। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत फिर भाग निकला। कई गलियां पार करने के बाद एक सुनसान जगह पर जाकर रुका। अब जाकर सांस लेने का मौका मिला। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और खबरें देखने लगा। लेकिन जैसे ही ऐप खोला, सबसे ऊपर दिखाई देने वाली खबर ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मो यूए ने 10 मिलियन युआन का इनाम घोषित किया। जो भी सीशेंग की जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब हम साथ थे तब वह सबसे ज्यादा पछताती थी कि उसने मुझसे शादी क्यों की। अब जबकि मैं खुद उसके रास्ते से हट गया था, तो फिर वह मुझे ढूंढने के लिए इतनी पागल क्यों हो रही थी। मैंने कॉलर ऊपर कर लिया, आधा चेहरा ढक लिया, फिर चश्मा ठीक से पहनकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, सीशेंग। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं इस आवाज को कभी नहीं भूल सकता था। पिछले जन्म में मैंने यह आवाज न जाने कितनी बार सुनी थी, लेकिन उसमें कभी गर्मजोशी नहीं थी। सीशेंग, तुम आखिर कब तक मुझसे भागते रहोगे? पीछे से हाई हील्स की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। वह तेजी से मेरी ओर आ रही थी। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैंने तुरंत सड़क किनारे एक टैक्सी रोकी, दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। फिर ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, जितनी तेज चला सकते हो चलाइए। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। मैं बार बार पीछे देख रहा था। कुछ देर बाद जब यकीन हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा, तभी मैंने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार ब्रेक लगा। मेरा सिर सामने वाली सीट से टकरा गया। ड्राइवर घबराकर बोला, सर, सामने किसी ने रास्ता रोक लिया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरी आंखें फैल गईं। सामने एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। उसने शानदार मोड़ लेकर पूरी सड़क बंद कर दी थी और उस कार का नंबर प्लेट मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वह मोयूये की कार थी। ड्राइवर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोला, सर, कृपया नीचे उतर जाइए। ये सवारी मैं आगे नहीं ले जा सकता। मैंने बाहर देखा। मुझसे तो यूए की स्पोर्ट्स कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। ऐसी कार और ऐसा नंबर प्लेट देखकर आम लोग भी समझ जाते कि सामने कोई बहुत बड़ी हस्ती है। मैंने कोई बहस नहीं की। जैसे ही टैक्सी से उतरा, तुरंत पास की एक रिहायशी कॉलोनी की ओर भाग पड़ा। वहां की गलियां संकरी थीं। स्पोर्ट्स कार अंदर नहीं आ सकती थी। पीछे से मो यूए की आवाजें आई, सीशेंग, रुक जाओ। जैसा मैंने सोचा था, वह सचमुच कार छोड़कर मेरे पीछे दौड़ पड़ी। मेरे मन में अचानक एक योजना आई। मैंने जानबूझकर घबराए हुए इंसान की तरह दूसरी दिशा में भागना शुरू किया। फिर मौका देखकर वापस मुड़ा। मो यूए का ध्यान दूसरी ओर था। मैं तेजी से उसकी स्पोर्ट्स कार तक पहुंचा, दरवाजा खोला और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते हुए मैंने हंसकर कहा, थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूं, एयरपोर्ट पहुंचकर लौटा दूंगा। अगले ही पल कार बिजली की तरह आगे निकल गई। मैंने सोचा इस बार तो मैं उससे छुटकारा पा ही लूंगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद कानों में एक तेज गर्जना सुनाई दी। मैंने हैरानी से बगल में देखा और जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर दंग रह गया। मुके यूए एक मोटरसाइकिल पर सवार थी और बिल्कुल मेरी कार के बराबर दौड़ रही थी। मैं अनायास घबरा गया। स्पोर्ट्स कार के साथ बाइक रेस करना मजाक नहीं था, यह जान जोखिम में डालने जैसा था। उसने हेलमेट पहने हुए मेरी ओर इशारा किया। स्पष्ट था कि वह चाहती थी मैं गाड़ी रोक दूं, लेकिन मैं कैसे रुकता? इस जन्म में मैंने तय कर लिया था, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। कार और तेज हो गई। कुछ ही सेकंड में वह काफी पीछे छूट गई। मैंने सोचा अब तो वह हार मान जाएगी, लेकिन अगले ही पल एक काली परछाई बिजली की तरह मेरी बगल से गुजरी। मैं डरकर उधर देखने लगा और मेरी आंखें फटी रह गईं। मुझसे यूए की मोटरसाइकिल फिर से मेरे आगे निकल चुकी थी। उसने शानदार तरीके से बाइक घुमाई और ठीक मेरी कार के सामने रोक दी। मैंने घबराकर पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। धड़ाम, मेरा सिर एयरबैग से टकराया। कार रुक गई। अगले ही पल दरवाजा खुला। मुचला यूए अंदर आ गई और बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मुझे पता था तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। मैंने थककर सीट से सिर टिका दिया, फिर झुंझलाकर पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। तुम लगातार मुझसे भाग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दोबारा देखकर तुम्हारे दिल में फिर से कुछ महसूस होने लगे? उसकी बात सुनकर मेरा शरीर अकड़ गया। एक ख्याल अचानक दिमाग में आया, क्या उसे भी पिछले जन्म की याद है? लेकिन मैंने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। तुम्हें ऐसे किसी के पीछे भागते रहना अच्छा लगता है? मैंने वही बात उससे
उससे कही जो पिछले जन्म में वह मुझे अनगिनत बार कह चुकी थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया। वह धीरे से बोली, सीशेंग, सच मान लो, तुम्हें डर है कि तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, बकवास। वह मुस्कुराई, फिर बोली, तुम मुझे अपने साथ हांगकांग चलने दो। मैं चिढ़ गया, क्यों? वह हंस पड़ी। उसकी मुस्कान देखकर मैं कुछ पल के लिए खो गया। पिछले जन्म में मैंने शायद ही कभी उसे यूं मुस्कुराते देखा था। तुम तो वहां निवेश करने जा रहे हो, क्या हुआ? डरते हो कि मैं साथ रहूंगी तो तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे? मैं जानता था कि वह मुझे उकसा रही है और यह तरीका हमेशा से काम करता था। मैंने झुंझलाकर जेब से लाइटर निकाला, सिगरेट जलाई, उसके सामने ही धुआं छोड़ा। वह कुछ पल चुप रही, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह नफरत नहीं थी जो पिछले जन्म में हुआ करती थी। 10 साल तक मैंने उसकी वजह से सिगरेट छोड़ रखी थी। अब पहली बार खुलकर धुआं फेफड़ों में भरा। मैंने धुएं के छल्ले बनाते हुए कहा, ठीक है, चलना है तो चलो, लेकिन मेरा काम खराब मत करना। मुके यूये हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, तुम चिंता मत करो, हांगकांग मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह पता है। यह बात सच थी। पिछले जन्म में शिहाओ कई साल तक हांगकांग में काम करता रहा था। उस समय मैं बहुत उत्साह से मुशिया है यूए से कहा करता था, चलो हम दोनों हांगकांग घूमने चलते हैं। मैंने तो उसके लिए लगभग 30,000 शब्दों की एक पूरी ट्रैवल गाइड भी तैयार कर दी थी। हर जगह की जानकारी, घूमने के रास्ते, खाने की जगहें, सब कुछ। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उसका ठंडा जवाब मिला था, घूमने में क्या रखा है? मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। लेकिन इस जन्म में हांगकांग पहुंचने के बाद उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह इतनी उत्साहित थी कि मैं खुद असहज होने लगा। पहली रात वह मुझे अपने बुक किए हुए होटल में ले गई। फर्श से छत तक बने कांच के सामने खड़ी होकर उसने दूर विक्टोरिया हार्बर की ओर इशारा किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। इस समय की रोशनी सबसे खूबसूरत होती है। मैंने बिना दिलचस्पी दिखाए जवाब दिया, ठीक ठाक ही है। अगले दिन वह फिर मुझे सुबह सुबह उठा लाई। इस बार हम डिज्नीलैंड गए। वह पूरे दिन मुझे एक राइड से दूसरी राइड तक घुमाती रही। उसके हाथ में कॉटन कैंडी थी और वह बार बार हमारी तस्वीरें देख रही थी। फिर अचानक शिकायत करने लगी, तुम हर फोटो में इतने उदास क्यों दिखते हो? तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। मैंने थके हुए स्वर में कहा, तुम जबरदस्ती घसीट कर लाई हो, दिलचस्पी तो होगी नहीं। वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान फिर भी गायब नहीं हुई। उसके बाद वह मुझे विक्टोरिया पीक भी ले गई। हम शहर की सबसे ऊंची जगह पर खड़े थे। पूरा हांगकांग नीचे चमक रहा था। वह उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। तुमने कहा था कि तुम्हें पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है। मैंने कंधे उचकाए, शायद ठीक ही लगता है। वह उलझन में पड़ गई, लेकिन तुम तो यहाँ आना चाहते थे। मैंने हवा से बिखरे बाल पीछे किए। सच कहूं तो याद नहीं। उसे मेरा यह जवाब समझ नहीं आया, लेकिन मैं जानता था क्यों। क्योंकि जिन जगहों पर आने का सपना मैंने देखा था वे सपने पिछले जन्म के थे। इस जन्म में मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। कुछ दिन बाद हम तियानतान बुद्ध मंदिर पहुंचे। वहीं खड़े खड़े अचानक मुझे एक बात समझ आई। मोयुए मुझे जिन जिन जगहों पर घुमा रही थी वे सब बिल्कुल उसी क्रम में थीं जैसा मैंने पिछले जन्म में अपनी 30,000 शब्दों वाली ट्रैवल गाइड में लिखा था। एक भी जगह अलग नहीं थी, एक भी रास्ता अलग नहीं था। सब कुछ वैसा ही था। मेरे दिल में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। किसी यात्रा की खूबसूरती सिर्फ जगहों से नहीं होती, साथ चलने वाला इंसान भी मायने रखता है। और अब मैं उसके लिए पहले जैसा महसूस नहीं करता था। मंदिर में उसने श्रद्धा से अगरबत्ती लगाई, फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, आशेंग, मेरे साथ रहकर तुम खुश हो? मंदिर के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। उसने कुछ पल मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। अगर मैं पूछूं कि इन दिनों मेरे साथ घूमते हुए खुश हो? मैंने फिर वही जवाब दिया, नहीं। इस बार उसके होंठ हल्के से कांप गए, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराई। हालांकि वह मुस्कान मजबूर लग रही थी। लेकिन ये तो वही सब है जो तुम चाहते थे। मैंने उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगरबत्ती का धुआं हवा में तैर रहा था। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज फिर मजबूत हो गई। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। वह सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। भगवान के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन उसकी चमकती आंखें फिर भी मेरे सामने थीं। एक पल के लिए मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं पहली बार उससे मिला था। बस एक नजर, और मैं पूरी जिंदगी के लिए उससे प्यार कर बैठा था। लेकिन वह सब अब बीत चुका था। मैंने शांत स्वर में कहा, जैसा तुम्हारा मन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिस दिन तुम्हें पछतावा हो जाए उसी दिन चली जाना। यह कहकर मैं मुड़ गया। मेरे कदम दृढ़ थे, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे यूए पहले ही जा चुकी थी। कमरा खाली था। मैंने फोन मिलाया, कोई जवाब नहीं मिला। मैसेज भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हालांकि मैं खुद उससे दूर होना चाहता था, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी मन में उठने लगी। आखिर वह बिना कुछ बताए अचानक कहाँ चली गई? मानवता के नाते ही सही, मैंने अपने कुछ जान पहचान वालों से उसके बारे में पता लगाने को कहा, लेकिन पूरे दिन कोई खबर नहीं मिली। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरे बिजनेस के सारे काम लगभग पूरे हो चुके थे, लेकिन मो यूए का कोई पता नहीं था। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? मैंने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं।
कुछ दिनों बाद आखिर खबर मिली, वह सुरक्षित वापस अपने शहर लौट चुकी थी। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली, कम से कम वह ठीक तो थी। हांगकांग का काम पूरा होने के बाद मैं भी वापस लौट आया, लेकिन घर लौटते समय पार्क के पास जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे कदम रोक दिए। दो परिचित लोग सामने खड़े थे, मुयुए और शिहाओ। मैं उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। हल्की हवा चल रही थी, मुयुए के बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी मैंने शिहाओ की आवाज़ सुनी। वह बहुत नरमी से कह रहा था, अगर वह तुम्हें नहीं चाहता तो मैं चाहता हूँ। मेरे दिल में जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी कस दी। एक अजीब सा दर्द फैल गया। हालांकि मैं बहुत पहले फैसला कर चुका था कि मुयुए से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन जब वह अचानक गायब हुई थी तब भी मैं उसकी चिंता करता रहा। अगर वह सचमुच हार मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरे सामने वह शिहाओ के पास लौट आई थी और दूसरी तरफ मेरे सामने प्यार का नाटक करती रही। यह बात मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस पल मुझे फिर पिछले जन्म की सारी बेइज्जती याद आ गई। मेरे दिल में कड़वाहट भर गई। मैंने खुद से कहा, बस अब कभी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। वह मेरी किस्मत की सबसे बड़ी उलझन है। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, चुपचाप वहां से चला आया। घर पहुंचते ही मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उसके सारे मैसेज डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया से भी उसे हटा दिया, उससे जुड़ी हर चीज़ मिटा दी। इस बार मैं सचमुच अतीत से नाता तोड़ना चाहता था। हांगकांग का निवेश सफल हो चुका था। भविष्य में उससे भारी मुनाफा मिलने वाला था। अब मेरे पास काफ़ी समय था, इसलिए मैंने अकेले यात्रा पर निकलने का फैसला किया। पिछले जन्म में मैं हांगकांग इसलिए जाना चाहता था क्योंकि मो यूए को वह जगह पसंद थी, लेकिन मेरी अपनी पसंदीदा जगहें कहीं और थीं। अब जबकि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले ही दुनिया देखने निकल सकता था। लेकिन जिस दिन मैं रवाना होने वाला था उसी दिन मेरे दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला, सामने मो यूए खड़ी थी। मैंने माथा पकड़ लिया। तुम्हारा आखिर खत्म कब होगा? मैं झुंझला कर बोला, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी, दोनों हाथ पीछे छिपाए हुए। तुम भूल गए? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने भौहें चढ़ा दी। तो जन्मदिन है तो शिहाओ के पास जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? उसने मुझे देखा, फिर बहुत सहजता से बोली, क्योंकि तुम मेरे पति हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं नहीं हूं, और हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है क्या? आगे से मेरा पीछा मत करना। इतना कहकर मैं सूटकेस लेकर निकलने लगा, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। आशेंग, क्या अब भी तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। इतने में पिता भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मुची कैट यूए की आंखें लाल थीं। तुरंत मेरी तरफ घूरने लगे। सी और मू परिवार पुराने दोस्त थे। पिता हमेशा मुझे यूए को अपनी बेटी जैसा मानते थे। मैं सफाई देने ही वाला था कि पिता का हाथ उठ गया, लेकिन मू यूए ने उन्हें रोक लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। आशेंगेंग, मैं वादा करती हूँ ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। बस मुझे अपने साथ चलने दो। मेरा आखिरी जन्मदिन मना दो। आज रात 12 बजे के बाद मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, सच? उसने तुरंत दाहिना हाथ उठा दिया। मैं मू परिवार की बड़ी बेटी होने की कसम खाती हूँ। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन याद रखना, आज के बाद फिर कभी मेरे पीछे मत आना। उसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसने खुशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो। उसकी यह हरकत देखकर मैं असहज हो गया। मुझसे कोडी यूए जैसी लड़की का इस तरह मेरे हाथ से लिपटना वाकई अजीब था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर यह आखिरी बार था। हालांकि मेरे मन में उसके लिए बहुत शिकायतें थीं, फिर भी यह सोचकर कि शायद आज आखिरी बार हम साथ हैं, मैंने अपना व्यवहार थोड़ा नरम रखा। रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखी। वहां रंग बिरंगी लाल डोरियां और छोटे छोटे आभूषण बिक रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने अचानक उसकी ओर इशारा करके पूछा, पसंद है? ले दूं? सच कहूं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वह मान जाएगी। मुझे यूए जैसी लड़की के लिए कुछ रुपए की चीज़ों की कोई कीमत नहीं थी। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन उसने बिना सोचे मुस्कुराकर कहा, हाँ। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हें सच में यह पसंद है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अगर तुम खरीदोगे तो मुझे सब पसंद है। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे सामने खड़ी लड़की मोटा कि यूए नहीं है। मैंने लाल डोरी खरीदकर उसके हाथ में बांध दी। वह खुश होकर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाने लगी, फिर उस पर लगे छोटे लाल मोती को दिखाकर बोली, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं। वह हंस पड़ी, फिर उंगली से मेरे माथे को हल्का सा छूकर बोली, तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। सुना नहीं कभी? लाल मोती प्रेम और यादों का प्रतीक होता है, जिसे दिल से चाहो उसके लिए। मैं कुछ पल चुप रह गया। उसका यह मीठा व्यवहार मुझे और असहज कर रहा था। मैंने तुरंत कहा, ये बातें शिहाओ से जाकर कहना। मैं किसी और के साथ बांटी हुई प्रेम कहानी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उसने बुरा नहीं माना, बस हल्के से मुस्कुरा दी। पूरे रास्ते वह उस सस्ती सी लाल डोरी को बहुत संभाल कर पकड़े रही। उसे इतना खुश देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने माहौल बदलने के लिए कहा, चलो शॉपिंग करते हैं, आज जो खरीदना है खरीद लो, सारा खर्च मैं दूंगा। उसकी आंखें चमक उठीं। ये मेरा जन्मदिन का गिफ्ट है? मैंने कंधे उचकाए। मान लो। वह अचानक हंस पड़ी, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, अब डिनर की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब पहले से तैयार कर लिया है। कुछ देर बाद वह मुझे एक होटल में ले गई। जैसे ही कमरा खुला मैं वहीं रुक गया।
पूरा कमरा उपहारों से भरा हुआ था। बीच में एक विशाल जन्मदिन का केक रखा था। चारों तरफ रंग बिरंगे गिफ्ट पैक सजे हुए थे। मैं हैरान रह गया। ये सब किसने भेजा है? मुकी यूए ने सिर हिलाया। किसी ने नहीं, ये सब मैंने तैयार किया है। मैंने खुद की ओर इशारा किया। मेरे लिए? लेकिन आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। वह मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। मैं चुप रह गया। फिर मेरी नज़र उन गिफ्ट्स पर गई। हर गिफ्ट के ऊपर एक नंबर लिखा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और इसी तरह आगे। सारे उपहार उम्र के हिसाब से अलग अलग रखे गए थे। आखिरी ढेर पर लिखा था 32 साल। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पिछले जन्म में मेरी और मुमाई यूए की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। 10 साल बाद मैं उसके लिए मर गया था। कुल मिलाकर 32 साल। इन 10 सालों में मैं हर साल उसका जन्मदिन मनाता रहा, लेकिन उसने कभी मेरा जन्मदिन याद तक नहीं रखा। अब समझ आया, वह पिछले जन्म के छूटे हुए सारे जन्मदिन एक साथ पूरा कर रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन जश्न मेरा मनाया जा रहा है। मेरे शब्दों का मतलब साफ था। मैं यह जताना चाहता था कि इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुचाकिरे यूए ने नज़रें झुका लीं। उसकी आवाज़ थोड़ी उदास हो गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि तुम वापस आ जाओगे। कुछ पल बाद मैंने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं बदले में तुम्हारे लिए क्या करूं? ऐसा लगा जैसे वह इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत सिर उठाया, फिर धीरे से बोली, मेरे साथ एक बार मंदिर चलो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आखिरकार हामी भर दी, क्योंकि उसने वादा किया था आज के बाद वह मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। हम दोनों साथ में मंदिर पहुंचे। वहां उसने श्रद्धा से अगरबत्ती जलाई, फिर भगवान के सामने कुछ देर आंखें बंद करके खड़ी रही। मैं एक तरफ चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। जब उसने उसे खोला तो मेरे हाथ अनायास ही रुक गए। अंदर एक अंगूठी रखी थी। उसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले जन्म में हमारी शादी की अंगूठियों का था। मो यूए ने अंगूठी मेरी ओर बढ़ाई, फिर धीरे से बोली, आशेंक, मेरी एक आखिरी इच्छा और है। क्या तुम यह अंगूठी मुझे पहना दोगे? मैंने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं? वह हंस पड़ी, फिर शरारती अंदाज में पूछने लगी, तो क्या तुम करोगे? मैंने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। नहीं, मंदिर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराती रही। मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसने जल्दी से कहा, चिंता मत करो, इसका कोई और मतलब नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथ में एक अंगूठी पहना दो। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, आज रात 12 बजे के बाद मैं सच में तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैंने गहरी सांस ली, फिर अंगूठी उठाई और धीरे से उसकी उंगली में पहना दी। मोती यूए ने अपनी उंगली उठाकर अंगूठी को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मेरा शरीर तुरंत सख्त हो गया, लेकिन इस बार मैंने उसे हटाया नहीं। आखिर यह आखिरी बार था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, शुरुआत में मैं तुम्हें सचमुच पसंद नहीं करती थी। मेरे चेहरे पर तनाव आ गया। मैंने कहा, बस करो, मुझे पिछले जन्म की बातें याद नहीं करनी थी। लेकिन उसने फिर भी कहना जारी रखा, 10 साल बहुत लंबे होते हैं। पत्थर भी इतना समय मिले तो गर्म हो जाता है। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी बातें सुनना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं अब भी तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी कौन सी बात सच थी और कौन सी झूठ। वह धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, आशेंग। वह मेरे कंधे पर सिर टिकाए नीचे शहर की रोशनियों को देख रही थी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जन्मदिन की इच्छा फिर भी यही है कि तुम पूरी जिंदगी खुश रहो। मैंने उसकी ओर देखा। आज का मुते यूए मुझे बेहद अजीब लग रहा था। पहले कभी उसने इस तरह बात नहीं की थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरे हाथ की पीठ पर कुछ गर्म गिरा। मैंने नीचे देखा, वह खून था, लाल खून की कुछ बूंदें। मैं चौंक गया। यूए, मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके होंठों के किनारे से खून बह रहा था। मेरा दिल घबरा उठा। तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैं उसे उठाने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत कमजोर थी। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी समय मंदिर की घंटियां बज उठीं, डोंक डोंक डोंक। रात के ठीक 12 बज चुके थे। मेरी सांसें कांपने लगीं। मो यूए, तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, मेरा समय पूरा हो गया। मैं समझ नहीं पाया, क्या मतलब? उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। फिर उसने कहा, पिछले जन्म में मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा यह दूसरा जीवन मैंने भगवान से मांगा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या तुम क्या कह रही हो? मुसार यूए के खून से सने होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने वह हाथ उठाया जिसमें मैंने अभी अभी अंगूठी पहनाई थी, फिर मेरी ओर देखते हुए बोली, धन्यवाद मुझे अंगूठी पहनाने के लिए। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, और पहली बार मैंने उनमें कोई झूठ नहीं देखा। वह मुझे देखती रही, जैसे इस चेहरे को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहती हो। फिर बहुत धीरे से बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। उसकी आवाज टूट गई। उसका हाथ मेरे हाथ में ढीला पड़ने लगा। हमारी हथेलियों के बीच गर्म खून बह रहा था। मंदिर के नीचे पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में वही रोशनियां झिलमिला रही थीं। वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर फुसफुसाई, काश समय यहीं रुक जाता। अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। उसका शरीर मेरी बाहों में बिल्कुल शांत हो गया। मैं वहीं जड़ होकर बैठा रह गया। मेरे हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल का कोई हिस्सा अचानक खाली हो गया हो।